तो साथियों, मैं प्रबल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत शानदार तरीके से आप इस चैनल के एक एक वीडियो को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ आपके तैयारी में आपकी जो पेपर हो रहे हैं या जो आने वाले पेपर है उसमें बहुत शानदार तरीके से आपको फायदा हो रहा होगा। मैं प्रबल आपके लिए आज लेके आया हूं एक शानदार सा कॉन्सेप्ट जो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं इनसे संबंधित। तो मैंने सोचा कि एक ऐसे कॉन्सेप्ट को मैं बताऊं कि जो आपके पेपर में आपको प्रॉफिट पहुंचाए, आपको फायदा पहुंचाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत कम लोग आपको समझाते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान जो ब्रिटिश शासन था उसके दौरान भारत में कौन कौन से प्रकार की मुख्य रूप से भू राजस्व बंदोबस्त था, उस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट को समझेंगे कि उनके कौन कौन से पहलुओं को आपको ध्यान देने की जरूरत है जो आपके पेपर में पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस सेशन को बहुत एंजॉय करेंगे। अगर अभी तक आपने एग्जामपुर ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छा लगता है मेरी या किसी और सर या मैम की, उन सारे वीडियोज को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना और मेरे वीडियोज के बाद आप कमेंट करके जरूर बताना कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आज का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज अपना सेटलमेंट क्या है। देखिए, जब भू राजस्व बंदोबस्त की जब हम बात करते हैं, भू राजस्व व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, भू राजस्व बंदोबस्त की बात करते हैं तो तीन बंदोबस्त मुख्य रूप से आपको देखने को मिलता है भारत में। एक को बोला जाता है स्थायी बंदोबस्त, दूसरे को बोला जाता है रैयतवारी बंदोबस्त और तीसरे को बोला जाता है महालवारी बंदोबस्त। समझ में आ गया आप लोगों को? शानदार तरीके से समझिएगा कि भू राजस्व बंदोबस्त की जैसे हम चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से तीन प्रकार का लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट भारत में देखने को मिलता है। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट और महावारी सेटलमेंट। अब इन तीनों सेटलमेंट के अंदर हम चीजों को देखते हैं कि कौन व्यक्ति था इसमें, कौन से क्षेत्र में शामिल था, कितने परसेंट पार्ट में शामिल था और कौन कौन से लोगों के साथ इसमें सेटलमेंट किया गया। तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि जब हम भू राजस्व बंदोबस्त की बात करते हैं तो इस बंदोबस्त का मतलब है कि जमीन से यानी आपका जो लैंड है उससे रेवेन्यू, उससे कर वसूली का जो तरीका है उसी को हमने यहाँ पे भू राजस्व बंदोबस्त के नाम से जाना है कि अंग्रेज किस किस प्रकार से कौन कौन से व्यवस्था के माध्यम से लोगों से, किसानों से, उन्होंने भारत के निवासियों से क्या किया, भारत के लोगों से कर वसूलना, उगाहना शुरू करा। तो सबसे पहला आ जाता है स्थायी बंदोबस्त, दूसरा आ जाता है रैयतवारी और तीसरा आ जाता है महालवारी। अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो इस बंदोबस्त को स्टार्ट करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसको ये श्रेय दिया जाता है 1793 में, 1793 में, नाम क्या था? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने भारतीयों के साथ पहली बार अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था स्टैब्लिश करी। दूसरा रैयतवारी, इसमें कौन से व्यक्ति महत्वपूर्ण आ जाते हैं? तो दो अधिकारी थे, एक का नाम था रीड और दूसरे का नाम था मुनरो। जबकि महालवारी में बात करें तो हॉल्ट और मैकेंजी, तीनों व्यवस्था अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्र में अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कर को लेने के लिए, कर को उगाहने के लिए, कलेक्ट करने के लिए इस प्रकार के सेटलमेंट को एस्टैब्लिश किया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित कॉर्नवालिस, रैयतवारी से रीड और मुनरो और महालवारी से हॉल्ट और मैकेंजी। अब आता है कि कौन कौन से क्षेत्र में, तो जो अस्थायी बंदोबस्त था वो बंगाल, बिहार, ओडिशा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र वाराणसी और कर्नाटक में इस प्रकार के टैक्स रेवेन्यू सेटलमेंट आपका एस्टैब्लिश था। इस प्रकार से वहां की जमीन से कर को उगाहा जाता था। यानी हम बात करें कि उस समय जितने भी आपके ब्रिटिश एरिया था उस टोटल ब्रिटिश भारत के 19% हिस्से से 19% एरिया से परमानेंट सेटलमेंट के माध्यम से टैक्स को क्या किया जाता था? कलेक्ट किया जाता था। अब दूसरा आ जाते रैयतवारी सेटलमेंट। तो रैयतवारी जो आपका सेटलमेंट था वो भारत के, ब्रिटिश भारत के मद्रास और बॉम्बे के कुछ हिस्से में, असम और कुर्ग में आपका शामिल था। यानी उस समय पूरे ब्रिटिश भारत के 51% हिस्से से रैयतवारी सेटलमेंट के माध्यम से टैक्स को वसूला जाता था। महालवारी की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा आ जाता है भाई? महालवारी में उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रांत और पंजाब वाला जो हिस्सा था उससे इस सेटलमेंट के माध्यम से टैक्स को कलेक्ट किया जाता था और इस प्रकार ये पूरा का पूरा क्षेत्र उस समय के ब्रिटिश भारत के 30% के अंतर्गत आपके आते हैं। अब बात आता है कि अस्थायी बंदोबस्त में
किसके साथ सेटलमेंट किया जाता था? तो वो सेटलमेंट था जमींदार। यानी अंग्रेज क्या करते थे? अधिकारी जमींदारों के साथ सेटलमेंट करते थे, जमींदार किसानों से टैक्स को वसूलते थे और अंग्रेज अधिकारी जमींदारों से टैक्स को वसूलते थे। इस प्रकार से यहां पे इसमें बिचौलिए के रूप में जमींदारों का क्या होता है? प्रेजेंस आपको देखने को मिलता है। रैयतवारी में इस चीज को चेंज कर दिया गया और डायरेक्ट जो टैक्स था वो रैयत यानी किसानों से लिया गया। जब महालवारी की बात करते हैं तो इसमें टैक्स किससे लिया गया? गांव या पूरे के पूरे महाल से लिया गया। तो ये पूरा का पूरा आपका सेटलमेंट था। तो मैंने आपको क्या बताया? तो मैंने आज आपको पढ़ाया कि ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश भारत में 3 प्रकार के जमीन से टैक्स को कलेक्ट करने की सिस्टम देखा जाता है: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी सेटलमेंट और महालवारी सेटलमेंट। फिर मैंने बोला कि स्थायी बंदोबस्त से कौन अधिकारी संबंधित थे? कॉर्नवालिस। कौन से क्षेत्र था? तो बंगाल, बिहार, ओडिशा, वाराणसी और आपका कौन सा? कर्नाटक। 19% हिस्सा और जमींदारों के साथ यहाँ पे सेटलमेंट किया जाता था। रैयतवारी में अधिकारी रीड और मुनरो, मद्रास, बॉम्बे के कुछ हिस्से, असम और कुर्ग जिले में पूरे ब्रिटिश भारत के 51% हिस्से इसके अंतर्गत आते थे और रैयतों के साथ ये सेटलमेंट होता था। जब महालवारी की बात करते हैं तो हॉल्ट और मैकेंजी इससे शामिल थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब 30% हिस्से इसके अंतर्गत शामिल थे। इसमें पूरे के पूरे गांव या उसके प्रधान के साथ क्या किया जाता था? सेटलमेंट किया जाता था। तो ये आज का आपका टॉपिक रहा। आपको ये टॉपिक कैसा लगा? आप सभी एक एक साथी कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट और अगर आपको सीखना है तो एग्जाम्पुल ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर हमारे में कहीं पे कोई दिक्कत है या आपको लगता है कि और भी ऐसे करना है तो आपका सुझाव ऑफलाइन कमेंट में जरूर दीजिएगा। एक एक बच्चा ऑफलाइन कमेंट करके बताना कि आज का ये टॉपिक आपको कितने अच्छे से समझ में आया और आज के बाद इसको आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।